दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। कोरोना काल है, सब लोग परेशान हैं। क्या होता है, कैसे होता है, बीमारी होने के बाद क्या करना चाहिए, उस पर तमाम टेलीविजन में और मीडिया में दिखाई देती है खबरें। आज मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात किया हूं जिन्होंने खुद इस त्रासदी को झेला है, यानी कि वो खुद पेशेंट हो चुके हैं, खुद वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। उनमें है जयशंकर गुप्ता। जयशंकर गुप्ता प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। ये प्रेस काउंसिल अखबारों को कंट्रोल करती है स्वायत्त संस्था के रूप में, ताकि अखबार अपने बनाए गए सरकार के नियमों के अनुसार काम कर सकें, और अगर वो उल्लंघन करते हैं तो उनको हिदायतें भी देती है। वो प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। दूसरे हमारे साथी हैं उमाकांत लखेड़ा जी। उमाकांत लखेड़ा जी अभी इस वर्ष प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। तीसरे हमारे साथी हैं दैनिक जागरण के न्यूज एडिटर नवीन सिंह पटेल, जो आजकल लखनऊ में कार्यरत हैं। और हमारे अगले साथी हैं शिप्रा दास। शिप्रा दास एक वेटरन फोटो जर्नलिस्ट हैं, जो इंडिया टुडे, पीटीआई जैसे बड़े संस्थानों में काम कर चुकी हैं। अब भी वो एक्टिव हैं। अगले हमारे साथी हैं अनिंद्यो चट्टोपाध्याय, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के डिप्टी फोटो एडिटर हैं। और अब हम उन लोगों से सुनेंगे कि कोरोना जब उनको हो गया तो उन्होंने क्या एहतियात बरता और क्या रहा उनका, कैसा रहा अनुभव, ताकि हमारे देखने वालों को लाभ मिल सके और चेतना जग सके, उसके प्रति अवेयर हो सके। उमाकांत लखेड़ा जी, आप जो इन्फेक्टेड हुए, इन्फेक्ट हो गए, आप परेशान हो गए, और उस दौरान हुए जब आप प्रेस क्लब के चुनाव का संचालन शुरू हुआ था, आपको कैंपेनिंग करनी चाहिए थी, आपको वोट मांगना चाहिए था लोगों से, और उस दौरान आप इन्फेक्टेड हो गए, काफी डिस्टर्ब हुए, बुखार में भी आप चलते फिरते रहे। लेकिन जब बाद में पता चला, जहां तक मैं सुना हूं वो बोल रहा हूं, पता चला कि आपको कोरोना हो गया है, तो आप बिल्कुल बाहर हो गए सीन से। और प्रेस क्लब के सदस्यों ने आपको अध्यक्ष फिर भी चुना है। ये आपकी ग्रेटनेस है और आपका जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव है। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप बताएं कि ये हुआ क्या था आपके साथ। नमस्कार सबको। जयशंकर जी मेरे साथी और बाकी जितने भी साथी हैं, नवीन कुमार जी और जगदीश जी को। प्रेस क्लब में जब प्रचार की गति शुरू होनी थी, मेरे को एक दिन हल्का सा बुखार हुआ, और मेरे को जो नेचर लगी उस बुखार की, तो वायरल टाइप का, जैसे मेरे को आमतौर पर हर साल 1.5 साल में 2 साल में एक बार वायरल बुखार होता है, तो मुझे यही लगा कि वायरल बुखार इसकी नेचर है। तो मैंने वायरल की दवाएं वगैरह, पैरासीटामोल जो भी होती है वो खाई घर पे ही, और अगले दिन मैं ठीक हो गया। अगले दिन मैंने महसूस किया कि मैं ठीक हूँ, और मैं क्लब चला गया। और उसके बाद मैं रात को जब आया तो मेरा शरीर टूटने लग गया, थकान के मारे। लोगों के फोन बहुत थे, लोगों को फोन भी करने थे, तो एक टायर्डनेस मेरे को महसूस हुई, और मैं फिर घर आया। तो मैं क्वारंटाइन हो गया, और मैंने घर का एक कमरा है जिसकी बालकोनी से ही बीच का रूम का दरवाजा बंद कर दिया, और बालकोनी से ही मेरे को खाना, चाय, पानी मिलता रहा। तो मैंने कोशिश की कि मेरे को अगर सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तब तक मैंने कुछ भी टेस्ट नहीं कराया था। मतलब एक चीज मैंने 9 तारीख सवेरे मैंने टेस्ट कराया था लाल पैथ लैब से, और उसकी रिपोर्ट उन्होंने कहा था कम से कम 48 घंटे लगेंगे। 48 घंटे का मतलब 11 तारीख को मिलेगी। 10 तारीख को प्रेस क्लब में चुनाव था। मैंने कहा 11 तारीख को मिलेगी, तो मैंने 10 तारीख सुबह कोई जुगाड़ किया और किसी को बोला कि साहब मेरा टेस्ट कराइए, मुझे अभी रिपोर्ट चाहिए कि क्या सीन है मेरा, क्योंकि वो रिपोर्ट तो 48 घंटे में आएगी, मैं ट्रीटमेंट तो चालू कर दूं कब तक। वो रिपोर्ट जब आई 10 तारीख को सुबह, तो वो नेगेटिव आई। तो मैं महसूस भी ठीक ही कर रहा था, हल्का बुखार का झटका लग रहा था, लेकिन मैंने टैक्सी थी मेरे पास, ड्राइवर था, तो मैंने कहा अगर मेरा नेगेटिव आ गया तो मैं खुश भी हो गया, और मैं ठीक भी महसूस कर रहा था। मैं क्लब गया, और उस समय ज्यादा लोग थे भी नहीं। सुबह मैंने वोट डाला, और मैं बाहर आके किनारे खड़ा हो गया गाड़ी। मेरी वाइफ का घर से फोन आया कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं तो क्लब के बाहर बैठा हूँ गाड़ी में। तो कह रहे नहीं, आप तत्काल चले जाइए, रिपोर्ट आ गई है आपकी, और इसमें कुछ बॉर्डर केस है, मतलब आपको प्रॉब्लम है।
तो मैंने सीधा वहां से रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। बहुत लोग मेरे से मिलना चाहते थे, मैं दूर दूर उनको बोला दूर दूर रहो, और मैं गाड़ी में बैठा, फिर सीधा चला आया। आधे घंटे में मैं घर पहुंच गया। तो ये घर पहुंचते ही मैं सीधा कमरे में चला गया, मैंने किसी से बात भी नहीं की, और मैंने बोला कि दवाई वगैरह मैंने इमीडिएट खानी शुरू कर दी, जो कोरोना की जो स्पेशलाइज्ड दवाएं हैं, बुखार कंट्रोल की और खांसी और चेस्ट को, ये सारी चीजें। उसके बाद मेरे एक दोस्त डॉक्टर्स हैं, उनको मैंने फोन किया, उन्होंने ये 12-13 तारीख की बात है, 1-2 दिन में ये बुखार 103 102 जो है होता रहा, फिर नीचे उतरता रहा। मेरे एक दोस्त डॉक्टर हैं, मैंने उनको फोन किया, उन्होंने बोला कि आपको कह रहा है, मैंने कहा वोमिटिंग आ रही है और खांसी हो रही है। कह रहा आपने सीटी तो नहीं कराया, सीटी स्कैन? मैंने कहा बिल्कुल नहीं कराया, मुझे पता ही नहीं है कि इसमें क्या कराना है। तो कह रहा जी आप सीटी स्कैन कराए। मैं बस यशोदा कौशाम्बी गया, मैंने सीटी करवाया। 5-6 घंटे बाद सीटी की रिपोर्ट आ गई, जिसमें मेरे को इन्फेक्शन दिखाया गया कि आपके चेस्ट में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन से ये हुआ कि उसके बाद 12-13 तारीख के बाद मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो लगातार नीचे चलता चला गया, और ये 90, 88, 85 और ये 82 के आसपास आकर के स्थिर हो गया। ये बात थी 15 तारीख की दोपहर की। तो फिर मेरे डॉक्टर दोस्तों ने बोला कि देखिए आपको अब ऑक्सीजन की या तो घर में व्यवस्था कीजिए या एडमिट होना पड़ेगा। अगर रात 2 बजे अगर आपको सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे? तो आरएमएल उपचार शुरू करके मेरे को उन्होंने ऑक्सीजन देना तत्काल शुरू किया। तो ऑक्सीजन जब मेरे को इमरजेंसी में लगा तो उससे मुझे राहत महसूस हुई, एक फील हुआ कि मैं सांस ले पा रहा हूँ। पहले मुझे सांस में हल्का सा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज्यादा नहीं, लाइट प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ऑक्सीजन लगा तो मैं कंफर्टेबल महसूस करने लग गया। उसके बाद मेरे को उन्होंने बेड दे दिया और एडमिट कर दिया इमरजेंसी आईसीयू में। फिर मेरा प्रॉपर लग गया, मास्क लग गया और ऑक्सीजन मास्क पर मैं लगातार। तो धीरे धीरे करके डेवलपमेंट ये हुआ कि डिटोरेशन, एडमिट होने के बाद और डिटोरेशन मेरी हालत खराब होने लग गई। जैसे मैं बाथरूम जाऊं, टॉयलेट जाऊं तो मेरा सांस रुकना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब ये था कि मैं ज्यादा झेल नहीं पाऊंगा अगर मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिली तो। लेकिन मैं 2 मिनट में वापस आ जाता था, 3-4 मिनट में, तो मैं वापस ऑक्सीजन का वो मास्क पहन लेता था। तो ये सिलसिला मेरे को 8-10 दिन तक चलता रहा। 10वें दिन डॉक्टर्स ने बोला कि अब आप थोड़ा हटा दीजिए ऑक्सीजन को, जब आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो रहा है। तो मैंने हटा दिया और 4 दिन मैं बिना ऑक्सीजन के हॉस्पिटल में रहा। 2 बार मेरा उन्होंने टेस्ट किया कि मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ। तो मेरी 2 रिपोर्ट 12 तारीख की, 12वें दिन और 14वें दिन की नेगेटिव आई। आ गया घर में आने के बाद 2 चीजें हुई मेरे घर में कि मेरा बेटा जो रामजस कॉलेज में पढ़ता है और मेरा भतीजा जो MBA किया हुआ है, काम कर रहा है अपना, इन दोनों ने मेरे को अपनी गाड़ी से ये मेरे को ले गए थे RML, राम मनोहर लोहिया। तो निश्चित रूप से मैं कोविड पेशेंट हूँ और ये कोविड पेशेंट नहीं है। तो इनको ये 3-4-5 घंटे मेरे साथ रहे, हॉस्पिटल में 3 बजे तक ये मेरे साथ रहे। तो और जिस वार्ड में मेरे को ले गए वो टोटल कोविड वार्ड था। तो मास्क इन्होंने लगा रखे थे, पूरी एहतियात बरती हुई थी, लेकिन मुझे लग रहा था, डर लग रहा। मैं इनको बोला था बाहर जाओ, यहाँ मत रहो, लेकिन ये बच्चे मान नहीं रहे थे। अगले दिन मेरे को पता लगा शाम को कि मेरे बेटे को और भतीजे को हल्का हल्का बुखार है। तो मैं बहुत पछतावा हुआ कि देखिए मेरी वजह से इनको भी हो गया है। तो भतीजा अपने घर में रहा, मेरा बेटा घर पे रहा, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि दोनों ही 5-6 दिन में ठीक हो गए और उनको वो डिटोरेशन नहीं हुआ जो मुझे हो गया था। और हॉस्पिटल आना चाहते थे ठीक होने के बाद। तो मैं उसके बाद रिलीव हो गया हॉस्पिटल से और घर पर मैंने अपने को क्वारंटाइन कर दिया 12 दिन तक। अभी भी मैं क्वारंटाइन हूँ और मैं 10 दिन तक तो मैंने परिवार वालों की शक्ल तक नहीं देखी। वो खाना मेरे को बालकनी में देते थे, मैं वहां से उठा लेता था, फिर वो अपने बर्तन में खुद धोता था। अपने जो अलग टॉयलेट बाथरूम था, मैंने कोशिश की कि मेरे बर्तन जिन पे मैं खाना खा रहा हूँ उनको ना धोने पड़े। तो मैं खुद ही धीरे धीरे करके मैं उठने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि ये जूठे बर्तन बाकी मेरे किचन में ना जाए, उनके पास ना जाए। तो मैं गर्म पानी में बाल्टी में उबाल के उन बर्तनों को धोता था। अपने कपड़े जो मेरे होते थे उन कपड़ों को अलग बाल्टी में रखता था और गीजर से गर्म पानी डाल करके अलग रख देता था। तो ये हुआ कि इसमें ये इस तरह की
खतरनाक बीमारी जगदीश जी ये है कि ऐसी बीमारी बचपन में जब हम गांव में होते थे, बुखार आते थे, दवा तो गांव में होती नहीं थी, तो वैद्य वगैरह कुछ आते थे, कुछ दे जाते थे पाउडर वगैरह। लेकिन ऐसी बीमारी, इतनी खतरनाक बीमारी मैंने अपने लाइफ में नहीं देखी है, ना मैंने जब खुद भुक्तभोगी हूँ। और मैं आरएमएल के डॉक्टर्स को साधुवाद दूंगा कि वो बड़े कर्टियस थे, मतलब, और बहुत ही उन्होंने बड़े अदब से हर चीजें हैंडल की वहाँ पर। और मेरे को इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट मिला कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि राउंड द क्लॉक डॉक्टर मॉनिटर कर रहे हैं, न केवल मेरे को, ये केवल मेरे को ही नहीं, और भी जो मेरे साथ उस हॉल में 4 पेशेंट 3 पेशेंट और थे, सबको उन्होंने मॉनिटर किया। लेकिन जो बड़ी चिंता की बात मेरे को हुई कि इमरजेंसी में मुझे लग रहा है कि 10 दिन के अंतराल में कम से कम 100 डेड बॉडीज मेरे सामने स्ट्रेचर पे बाहर जाते। वो जो लोगों की जो चीख पुकार थी, जो उनके परिजन थे, जो परेशान थे, जो अपने जवान परिजन, बुढ़े परिजन को खोने से जो दुखी थे, आहत थे, उनकी चिल्लाने की आवाज़, रोने की आवाज़ हर 2 घंटे में सुनाई पड़ती। तो वो मेरे को एक वेदना बहुत होती थी, और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इन मामलों में। मैं कई बार मेरे आंसू भी आ जाते थे कि देखिए इनके लड़के, इनका आदमी अभी तो मेरे सामने अंदर गया और 4 घंटे बाद जो है उनकी डेड बॉडी पैक होके बाहर निकल रही है। तो उससे मेरे को वो जो नींद नहीं आती थी मेरे को, मैं सोचता था कि ये लोग कैसे मर रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, या ये अपनी मौत मर रहे हैं, या क्या इनको हो रहा है, क्यों मर रहे हैं ये। तो ये जो मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर था हॉस्पिटल्स का, वो मेरा अभी तक पीछा करता रहा। अब तो खैर वो स्थिति नहीं है, लेकिन ये लगातार पीछा मेरा करता रहा। जो भावनात्मक जो सपोर्ट था हॉस्पिटल्स में भी, मैंने अपना फोन जो है 2 दिन तक उठाया नहीं, हालांकि वो प्रेस क्लब की बधाइयों का भी फोन थे, लेकिन 250 मिस कॉल मेरे मोबाइल पे दर्ज थी, क्योंकि 4-6 दिन तक तो मैंने फोन टच ही नहीं किया था। आपका भी शायद फोन आया था मेरे को, और आपसे इस बात से मैंने देख लिया कि आपका फोन है, तो मैंने आपका उठा लिया। अदरवाइज मैं किसी का फोन उठा नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किसी का फोन उठाऊं। तो उसके बाद ये हुआ कि, लेकिन इसमें ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि आपके जो सेल्स हैं, जो मैंने महसूस किया कि आपके जो दिमाग के जो सेल्स हैं, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है, आपकी जो आपकी चेतना है, जो हम खास तौर पर हम पढ़ाई लिखाई और कला और आर्ट और फोटोग्राफी और ये क्रिएटिविटी में जो लोग लगे हुए हैं, मुझे लग रहा है उनके लिए सबसे घातक बीमारी है ये। क्योंकि उनका जो दिमाग है, उनका जो फोकस है, वो फोकस जो है एकदम वो हटा देगा। जैसे मैं अभी किसी से कह रहा था, आपसे भी शायद मेरी चर्चा हुई कि जैसे मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ, न्यूज स्टोरी अखबार में, तो पूरी स्टोरी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद मन उचट रहा है कि भाई ये छोड़ो, ये फालतू का काम है। वो माइंड को एकदम भर देता है ताकि आप किसी काबिल ना रहें। ये मतलब ये दुश्मन, ऐसा जो रोग है, ये बीमारी इतना दुश्मनी निकालती है आपसे कि आप जो है फिजिकली भले ही ठीक हो जाए, लेकिन मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, मेंटल और आपकी जो चेतना जागृत होती है जिन चीजों से आपकी बॉडी में, वो सारी चीजें एकदम नेस्तनाबूद हो जाती है। ये कह सकते हो। फैमिली का इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मित्रों का इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तो अदरवाइज आपकी जो रिकवरी है, उस रिकवरी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, ऐसा मैं जगदीश जी महसूस कर रहा हूँ। और मैं भरपूर पिछले 12 दिन से मैं हॉस्पिटल से घर आ चुका हूँ, तो मुझे भरपूर, और मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ तो ये मेरे घर वालों का मेरा जो सपोर्ट है उसकी वजह से ये हो रहा है। जी जयशंकर भाई से जरा सुनते हैं हम लोग, जयशंकर जी का कैसा अनुभव था? नहीं जगदीश जी, मोबेस लखेड़ा जी जैसा ही कुछ था, हालांकि इनका ज्यादा डिटोरिएट हो गया था केस। हमारे साथ भी था कि देखिए, साल में 2-3 बार जब भी मौसम बदलता है तो मुझे वायरल फीवर हो जाता था, और वो वायरल फीवर कई बार हफ्ता 10 दिन तक भी चल जाता था, 15-15 दिन भी चल जाता था, और वीकनेस रहती थी। इस बार क्या हुआ कि हम गए थे नॉर्थ ईस्ट, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की एक सब कमेटी थी जो एक गाइडलाइन तैयार करने के लिए कि जो नक्सल प्रभावित हैं या आतंकवाद या अलगाववाद प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पे मीडिया के लोगों के लिए या सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक गाइडलाइन इवॉल्व करने के लिए एक सब कमेटी बनी थी, उसको मैं कन्वीन कर रहा था। तो वो कमेटी लेकर के हम लोग 22 मार्च को गए।
21 मार्च को मुझे थोड़ा सा डायरिया जैसे भी हो था, लूज मोशंस काफी हो रहे थे, तो बल्कि प्लेन में भी दवा दे दिया था उसने, एयर होस्टेस ने। तो उस दवा से काफी रिलीफ हो गई थी और हम लोग पहुंच गए थे, मणिपुर गए थे, इम्फाल उतरे थे, वहां से फिर कार से कोहिमा गए, कोहिमा रहे 2 दिन रहे, उसके बाद वहां से फिर वापस आए, इम्फाल में 2 दिन रहे और वहां से अगरतला आए, अगरतला से दिल्ली आए। तो हल्का सा वीकनेस या मतलब चूंकि बहुत ही एग्जॉस्टिक था, मतलब लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम, जरा सा भी आराम का मौका मिलता नहीं था, समय कम था और राज्य 3 थे, तो जर्नलिस्टों से मिलना था, मुख्यमंत्री, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, जितने हो सकते थे सारे लोगों से मिलकर के उनकी बातें रिकॉर्ड करनी होती थी। तो इसमें काफी एक तो एग्जॉस्ट हो गया, काफी ये लगा कि मतलब थकान और ये हो गई। लौट के हम आए 28 तारीख को यहाँ दिल्ली में आए, तो हम जस्ट ऐसे ही सीजीएचएस में हमारे डॉक्टर भटनागर जी हैं, उनके पास मैं गया, हमने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, तो थोड़ा वीकनेस हो रही है और हल्का हल्का सा बुखार भी 1-2 दिन था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, वो पीको सोल जेड जो है वो लेना चाहिए और 1-2 और दवाएं उन्होंने बता दी। तो हमने कहा कि मेरा टीका लगवाने का था 20 तारीख को, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन तो हो गया था और लेकिन वो उसी समय हमको जाना था और डायरिया भी हो गया था, तो फिर हमने लिया नहीं था। हमने सुना था कि उसके बाद बुखार वाद भी होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, तो आप ले सकते हैं, टीका तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 31 तारीख को उनसे मिले भी थे, 31 तारीख को हमने टीका लगवा लिया। 31 तारीख को जब शाम को लौटे हम घर पे, तो बुखार शुरू हो गया। और बुखार वो 100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है होने लगा। एक दिन बाद 101 डिग्री हो गया। तो ये हुआ कि चूंकि लोग कहते थे कि टीका लगाने के बाद बुखार होता है और थोड़ा सा बढ़िया होता है, साइड इफेक्ट्स उसका होते हैं, तो हमको लगा कि ऐसा ही कुछ होगा। तो लेकिन 2 तारीख को जब 102 डिग्री हो गया और गीता जी को भी, हमारी पत्नी जो है, उनको भी बुखार और उसी तरह के सिम्टम्स होने लग गए, तो फिर हमने कहा कि नहीं, अब ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो हमने बच्चों से कह करके वो मंगवाया, एसआर लैब और उनको बुलवाया और अपना आरटीपीसीआर का दे दिया, सैंपल दे दिया। 4 तारीख को रिपोर्ट आई, हम दोनों को पॉजिटिव बता दिया। दोनों का 19 था, कुछ तो ऐसा ही 19 था दोनों का ही लगभग। सारी दवाएं, अब चूंकि घर पे ही थे हम लोग, तो घर से दवाएं मंगा लिए। उसके 1-2 दिन बाद तो अच्छा, आइसोलेशन तो क्या हो पाता है हम इस समय के माहौल में, तो बच्चों को भी वही सिम्टम होने लगे। वो बच्चों ने फिर टेस्ट नहीं कराया, मान लिया कि उनको भी हो गया है। उन्होंने भी वही दवाएं, जो हम दवाएं खा रहे थे, वही दवाएं उन्होंने भी लेनी शुरू। हमारी बेटी कहीं बाहर गई हुई थी, तो 3-4 दिन बाद आई वो, तो उसको हमने ऊपर किसी और के कमरे में, जो खाली मकान पड़ा हुआ फ्लैट, उसमें रखवा दिया था और 3-4 दिन बाद के उसको भी टेस्ट करवाया उसका भी। तो संजोग से उसका भी पॉजिटिव आ गया, लेकिन 34 था। तो डॉक्टर लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत ही माइनर है इसका, कोई हम लोग इसको निगेटिव ही मानते हैं, लेकिन फिर भी दवा शुरू कर देना चाहिए। तो उसको भी वही दवा शुरू हो गई। मुझे लगता है कि 8-10 दिन के बाद जो है, बच्चों में तो सिम्टम गायब हो गए, बुखार वार सब कुछ जो है गायब हो गए। अच्छा, हमारे साथ ये था, हमारे और गीता जी के साथ भी था कि हम लोगों को सांस लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑक्सीजन लेवल हमारा लगातार 97-98 रहता था और बुखार जरूर रहता था। बुखार कभी 100, कभी 99, कभी इस तरह से बुखार रहता था। तो और दवाएं लगभग वो चल ही रही थी। तो सबसे यही चिंता एक बात की नहीं हो रही थी। अच्छा, दूसरा ये कि देखिए, मैं तो भैया सत्ता विरोधी, व्यवस्था विरोधी आदमी हूँ, फाइटर आदमी, तो मुझे लगता था कि मैं तो लड़के जीत लूंगा। उसी समय मुझे जब दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है हमारे बगल में ही, वो लोग आए, उन्होंने ऑक्सीमीटर दे दिया, दवाओं का एक किट दे दिया, उसमें बहुत सारी दवा, एजिथ्रोमाइसिन और क्या नाम है, विटामिन सी, जिंक, मल्टीविटामिन, इस तरह का किट बना करके दे दिया। जितने लोगों का पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उतने लोगों को एक किट दे दिया। उन लोगों ने कहा कि नहीं सर, आपकी उम्र भी ज्यादा है और आपको शुगर और ब्लड प्रेशर भी है, तो आपको तो तत्काल हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। तो हमने कहा देखो, मुझे ना तो सांस लेने में तकलीफ है, ना खांसी आ रही है और ना ही मेरा ऑक्सीजन लेवल कम है, तो मैं भैया किसी हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा, यहीं रह के लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर से लिखवा के हमको दे दीजिए अपने, क्योंकि हमारे लिए तो जरूरी हमारे रिकॉर्ड में। तो हमने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा ठीक है, लिख के दे देना है। तो उन्होंने दे दिया। तो पता लगा, हमने उनको सबमिट कर दिया, मैं घर पे अपना रख के इलाज। तो बच्चे ठीक हो गए,
हमारी बेटी सुमेधा का भी था, उसका भी ठीक हो गया। लेकिन हम लोगों का थोड़ा थोड़ा बुखार रहता था। तो हमने पूछा तो हमारा एक भतीजा भी डॉक्टर है, डॉक्टर संजीव बर्नवाल, वो रायबरेली के जायस में है अपना, उसने भी कहा कि नहीं, कई बार होता है कि इसमें बुखार परसिस्ट करता है, लॉन्ग टर्म में चला जाता है, महीना डेढ़ महीना भी हो जाता है, तो इसमें घबराने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बढ़े तब देखने का। फिर जब 15-20 दिन बाद लगभग ठीक हो गए थे हम लोग, लेकिन बुखार हमारा नहीं उतर रहा था। पिताजी का उतर गया था, लेकिन हमारा बुखार वो कंटिन्यूस 99-100 के आसपास, फिर एक दिन फिर 101 हो गया। तो डॉक्टर साहब में बात, और डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं सो, हमको लगता है कि अच्छा ठीक है, वैसे आमतौर पर हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप देख लो एक बार, मेडलोर 16 ये दवा है, स्टेरॉइड कहा जाता है उसको, तो या 32 मिल जाए तो दिन में एक बार 3 दिन लेना होगा, और नहीं तो फिर 16 मिल जाए तो आप 5 दिन भी ले सकते हैं। हमने मेडलोर ले लिया। अब मेडलोर ले लिया तो बुखार तो गायब हो गया, एकदम बुखार गायब हो गया, बाकी सारी चीजें भी गायब हो गई, लेकिन धीरे धीरे कमजोरी पहले से भी थी और थोड़ा और बढ़ने लग गई। उसका फिर बताते हैं लोग कि उसका साइड इफेक्ट भी कुछ होता है, उसके साथ शुगर बढ़ जाता है, उससे बहुत शुगर बढ़ जाता है मेडलोर के इस्तेमाल से। तो हमने बगल में हमारे शुगर टेस्ट का है इंतजाम है, एक लैब है, वो यहाँ सैंपल कलेक्ट करता है, तो उसको जाकर के हमने सैंपल दिया। हमने कहा बाबू अगर कब तक रिपोर्ट मिल जाए, उसने कहा शाम तक मिल जाएगी आपको। तो शाम तक आई, तो हम ऐसे ही चूंकि शुगर पेशेंट हैं, हम दवाएं भी लेते हैं, शुगर की और ब्लड प्रेशर दोनों की दवाएं लेते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। फास्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा था, 118 के आसपास था, और उसके बाद जो पीपी वाला था तो वो 110 के आसपास, तो वो कोई बहुत ज्यादा 110 118 ये दोनों में था। तो हमने डॉक्टर साहब कहा कि नहीं तो बहुत नॉर्मल है, इससे ज्यादा हम तो 150 150 200 ये होता ही है आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका कोई ऐसा नहीं है, ये सब चलता रहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें घबराती तो थी, चिंता तो देती थी, खबरें आती थी कि साहब ग्रामीण इलाकों में बहुत फैल रहा है, हमारे गाँव में भी आजमगढ़, मऊ, बलिया के बिलथरा रोड में काफी लोगों की डेथ हो रही है। तो मन में बेचैनी तो पैदा करती थी, लेकिन मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं इस पूरे को डील करने के लिए हमारा सिस्टम, हमारी सरकार जिम्मेदार है, और उससे हमको लड़ना है। तो ये लड़ने की जो ये रहती थी ना, जिज्ञासा रहती थी या रहता था, तो वो हमको मजबूती देता था, अंदर से कहीं ना कहीं मजबूती देता था। और बीच में थोड़ा सा ये लगा कि जैसे चेहरे पे हल्की सूजन भी आ गई, या पपड़ी जैसे छूटने लग गई। तो लगातार हम डॉक्टर साहब के संपर्क में थे, अपने बच्चे डॉक्टर के संपर्क में भी थे, उन्होंने कहा नहीं ये सब चीजें, क्योंकि स्टेरॉइड लिया है तो हो सकता है कि उसका थोड़ा साइड इफेक्ट होगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी की स्थिति में लगभग पूरी तरह से ठीक है, पूरा परिवार एकदम ठीक है, हमारे सारे बच्चे ठीक है, पिताजी भी ठीक है, बुखार वार एकदम नहीं रहता है अभी तक। तो हमने कोरोना को परास्त कर, लेकिन आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।